हेलो स्टूडेंट्स। सो आज अपन रिवीजन करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। एंड ये जो रिवीजन रहेगा ये पीवाईक्यूज के थ्रू ही रहेगा। मतलब यहाँ पर मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो लेकर आई हूँ ताकि तुम लोगों का रिवाइज भी हो जाए एंड ऑफ कोर्स तुम्हारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। Which of the following is not a component of a fallopian tube? इनमें से fallopian tube का component कौन सा होता है? अगर मैं fallopian tube की बात करूँ तो fallopian tube बेसिकली आपका ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, प्राइमरी रिप्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। सो ये जो पर्टिकुलर फैलोपियन ट्यूब होती है ये आपकी जो सीलेटेड कॉल्यूमनार सेल्स होती है उससे कवर्ड रहती है। एंड ये सीलियास जो है ये बेसिकली इसलिए प्रेजेंट रहते हैं कि जो भी ओवम है उसको मूव कराते हैं टूवर्ड्स द यूट्रस। ठीक है। अब आपके अगर फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो इसमें जो आपका यूट्राइन फंडस है वो इसका पार्ट नहीं होता, क्योंकि यूट्राइन फंडस यहाँ इस तरीके से अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूँ एक साइड का इस तरीके से। ठीक है। सो दिस इज दी योर फेलोपियन ट्यूब। एंड यहाँ पर इस तरीके से ये एक साइड हो गया, दूसरा साइड हो गया यूट्रस का। एंड दिस इज योर ओवरी। ठीक है। सो इस तरीके से ये कुछ फिमरे। ठीक है। यहाँ पर आपको फिमरे दिख जाएगा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। दिस इज फिमरे। ठीक है। ये क्या है? ये फिमरे है। एंड यहाँ पर इधर की तरफ आपके एम्पुलरी रीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है? एम्पुलरी रीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है। जो कि आपका ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। ठीक। जहाँ पर आपको फर्टिलाइजेशन जो भी हमारे जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो वो यहाँ पर इधर ही फर्टिलाइजेशन होगा। कहाँ पर? एम्पिलरी स्टमक जंक्शन के पास। ठीक है। एंड दिस इज द isthmus। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? isthmus। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ आपके जो यूट्राइन फंडस है तो वो यूट्राइन फंडस कहाँ प्रेजेंट होता है? इस एरिया को आप बोलते हो यूट्राइन फंडस। ठीक है। यूट्राइन फंडस। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इजी था, इतना कुछ हार्ड नहीं था। ठीक है। आगे चलते हैं। Now, given below are the two statement. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना बेसिकली पहले एम्स में बहुत पूछा जाता था इस तरीके के assertion reasons के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर एक एक सेंटेंस दे रखा है और उस सेंटेंस से रिलेटेड रीजन दे रखा है। अगर तो वो रीजन सही है तो अपन को इनमें से कोई एक आंसर मार्क करना है, या पहले अपन assertion देख लेते कि assertion सही है, फिर रीजन देख लेते रीजन सही है। दोनों स्टेटमेंट अगर सही है तो क्या ये पर्टिकुलर रीजन जो है वो असर्शन के लिए सही है कि नहीं वो देखते हैं। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है एफएसएच एक्ट ऑन ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल्स एंड लेडिक सेल्स इन मेल्स। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या दे रखा है कि आपके जो एफएसएच है वो ओवेरियन फॉलिकल पे एक्ट करता है फीमेल्स पे, लेकिन और लेडिक सेल्स पे मेल पे एक्ट करता है। ल- अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर सेंटेंस की तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है, असर्शन अपने आप में गलत हो जाता है। बिकॉज एफएसएच जो है वो आपके एक तो ये पर्टिकुलर ओवेरियन फॉलिकल पे वर्क करता है, ये तो सही है। ठीक है। लेकिन लेडिक सेल्स पे एलएच वर्क करता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन वर्क करते हैं। ठीक है। लेडिक सेल पे एलएच वर्क करता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है। अब अगर आप इधर एक ही ऐसा स्टेटमेंट देखोगे जहाँ पर असर्शन फॉल्स है तो थर्ड आंसर हो गया। लेकिन अगर अपन रीजन की बात करें, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सिक्रीट ईस्ट्रोजन इन फीमेल्स व्हाइल इंटरस्टिशियल सेल सिक्रीट एंड्रोजन इन मेल ह्यूमन बींग्स। तो बिल्कुल सही है कि जो आपके जब ओवेरियन फॉलिकल डेवलप होती है फीमेल्स में तो वो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है। वहीं पे अगर अपन बात करें मेल्स में तो वहां पर जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं वो एंड्रोजन प्रोड्यूस करती है, जो कि स्पर्मियोजेनेसिस को सॉरी आपका अ, आगे प्रमोट करता है। ठीक है।
सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नाउ स्टेटमेंट वन दे रखा है, स्टेटमेंट टू दे रखा है, आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आइडेंटिफाई करना है। सो द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी। ठीक है, एंड द हाइमेन इज टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली। सो बेसिकली अगर मैं हाइमन की बात करूँ तो हाइमन क्या होती है, हाइमन एक ऐसा लाइक अ कर्टेन टाइप होता है। ठीक है, थिन मेम्ब्रेन होती है ये बेसिकली। ठीक है, थिन मेम्ब्रेन होती है जो कि आपकी वेजाइनल ओपनिंग होती है ना, उसको कवर करके रखती है। किसको? वेजाइनल ओपनिंग को कवर करती है। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है आपका, जो हाइमेन है इसके प्रेजेंस और एब्सेंस से आप पता लगा सकते, आप पता नहीं लगा सकते हो, इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ठीक है, एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि हाइमेन जो है वो फर्स्ट क्वाइटस में ही रप्चर होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इट इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी, बिकॉज हाइमेन जो है वो फर्स्ट क्वाइटस में रप्चर हो, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। बिकॉज जब कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी अगर कोई फीमेल करती है तो उसमें कई चांसेस होते हैं कि जो हाइमेन है वो रप्चर हो जाए, या फिर मेंस्ट्रुअल कप फिक्स करने के दौरान वो जो आपका हाइमेन है वो रप्चर हो सकता है। ठीक है, सो स्टेटमेंट सेकंड is wrong. ठीक है, while the statement one is right. So hymen is torn during the first coitus only is absolutely wrong. So statement one is true but the statement second is false. तो हमारा सही आंसर क्या हो जाता है? सेकंड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन? इनमें से कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है? सो फर्स्ट इज द टेस्टोस्टेरोन, देन प्रोजेस्टेरोन, ग्लूकागॉन एंड कॉर्टिसोल। तो अगर मैं बात करूं आपके टेस्टोस्टेरोन की, प्रोजेस्टेरोन की एंड कॉर्टिसोल की, दीज आर योर स्टेरॉइडल हार्मोन, वेयर एज ग्लूकागॉन इज योर पेप्टाइडल हार्मोन। ये अपन ने कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, पेप्टाइडल हार्मोन। ठीक, सो ग्लूकागॉन को छोड़ के बाकी तीनों आपके कैसे स्टेरॉइडल हार्मोन है। आगे चलते हैं। Now again, it's a assertion and reason question. So, assertion is breastfeeding during initial period of infant growth is recommended by the doctors for bringing a healthy baby. Reason: colostrum contains several antibodies absolutely essential to develop resistance in the newborn baby. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, एंड ऑफ कोर्स रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिकॉज हम फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग इसलिए ही कराते हैं ताकि जो कोलेस्ट्रम है, अब जब आप बिकॉज लगा के इस स्टेटमेंट को पूरा करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड्स ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी because colostrum contains several antibodies essential to develop resistance in the newborn baby। तो रीजन सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है assertion को, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? फोर्थ। ठीक है, कौन सी टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है इसमें, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ सो अपन को आइडेंटिफाई करना है 454 में कि ए बी सी और डी क्या है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये आपका ए हो गया, ये बी, एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो एलएच किस पे वर्क करेगा? अभी अभी पढ़ के आए हैं अपन, तो वो वर्क करता है आपके लेडिक सेल्स पे, जो कि एंड्रोजन प्रोड्यूस करेगा एंड स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन कराएगा। तो दो ऑप्शंस आ रहे हैं अपने पास, 3 and 4। ठीक है, अब आते हैं इस पे ए सी और डी पे। अब कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, वो फैक्टर्स कौन रिलीज करता है? वो फैक्टर्स रिलीज करते हैं हमारे सर्टोली सेल्स। तो हमारे पास अगेन 3 and 4, कुछ 3 और 4 ऑप्शन में है। देन ये आपके जो सर्टोली सेल्स है, ये किससे कौन इस पर एक्ट करता है? तो एफएसएच जो है वो इस पे एक्ट करेगा। सो एफएसएच, लेडिक सेल, सर्टोरी सेल्स, ताकि स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस हो सके। ठीक है, सो आपका सही आंसर क्या हो गया? फोर्थ। ओके, विच अरेंज in a proper sequence that
pathway of the sperm from the testis to outside in a human male reproductive system. ठीक है। सो अगर मैं बात करूं अब आपके इसमें अपन को किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है, सीक्वेंस अरेंज करनी है कि सबसे पहले कौन सी टिब्यूल आएगी एंड सबसे लास्ट में कौन सी टिब्यूल आएगी। तो हमें ये पता है सबसे लास्ट में टिब्यूल आने वाली है यूरेथ्रा, तो ऑप्शन ई देख लो, वी हैव 2, 3 एंड 4। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, देन सबसे पहले कौन सी आपकी टिब्यूल आएगी, ऑफ कोर्स सी बात है सेमिनिफेरस टिब्यूल से आएगी जो कि टेस्टिस से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, टेस्टिस से अराइज होती है। सो हमारे ऑप्शन 2 और 4 बचते हैं, 3 भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, नाउ वी हैव सेमिनिफेरस टिब्यूल, देन वी हैव यूरेथ्रा एट द लास्ट। नाउ सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाद आते हैं आपके रेटे टेस्टिस। क्या आते हैं, रेटे टेस्टिस। ठीक है, सो सही आंसर क्या हो जाता है, फोर्थ। ठीक है, देन आपके आता है वासा एफ्रेंशिया, फिर उसके बाद आता है एपिडिडाइमिस, देन उसके बाद आता है वास डिफरेंस। ठीक, एंड देन आपका लास्ट यूरेथ्रा। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। ये सीक्वेंस याद कर लेना, पूछ लेते हैं कई बार, आई थिंक ये नीट 24 में भी रिपीट हुआ है, नीट 2016 में भी रिपीट हुआ है, तो ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक, आगे चलते हैं। नाउ यहाँ पर आपके बेसिकली डिफरेंट टाइमिंग्स दी हैं प्रेगनेंसी में की कि कौन सा टाइम पर जो बेबी है उसके क्या क्या फीचर्स डेवलप होते हैं। सो सबसे अगर इस पर्टिकुलर एमसीक्यूज को सॉल्व करने का तरीका है ना, यहाँ पे सिंपल कॉमन सेंस लगानी है। आफ्टर 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद क्या होगा, सबसे लास्ट स्टेज पे क्या होता है, बच्चे की आंख जो है, आईलिड जो है वो सेपरेट हो जाती है, आईलैशेस फॉर्म्ड हो जाते हैं। तो फर्स्ट का सी हो गया। ठीक है, दैट इज सी का 1। सी का 1 वी हैव टू ऑप्शंस 1 एंड 3। ठीक है, नाउ उसके बाद अगर आप देखोगे तो आफ्टर 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में अगर अपन देखेंगे, सबसे पहले जब भी फीटस डेवलप होता है तो सबसे पहले हार्ट का फॉर्मेशन होता है, ताकि उस पर्टिकुलर बच्चा जो फीटस डेवलप हो रहा है वो उसका पता लगा सके कि वो जीवित है कि नहीं है। ठीक है, सो ए का क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, सो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाता है आंसर, थर्ड। ठीक है, सो आफ्टर 4 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड। आफ्टर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, after 12 week of pregnancy, your external genital organs are formed of the fetus, and after 8 week of pregnancy limbs and digits are developed। ठीक है, ये पूरा कॉमन सेंस से ही सॉल्व हो गया था क्वेश्चन, इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। नाउ नेम द हार्मोन विच इज नॉट सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। अब इनमें से कौन सा हार्मोन आपके प्लेसेंटा सिक्रीट नहीं करता है, तो हमारा प्लेसेंटा ऑलमोस्ट सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सिन और इनहिबिन को छोड़ के। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे अगेन वी हैव टू स्टेटमेंट्स, इसमें अपन को ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, सो स्टेटमेंट 1, degeneration of the corpus luteum in the absence of the fertilization is the cause of disintegration of endometrium। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, cyclic menstruation indicates normal reproductive phase in human female and extends between menarche and menopause। तो बेसिकली जब भी कॉर्पस ल्यूटियम कब डेवलप होता है, हमारे ग्राफियन फॉलिकल बना। ठीक है, सबसे पहले हमारे फॉलिकल जो डेवलप हुए वो ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप हुआ। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर आपके एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसे आप क्या बोलते हो, एंट्रम। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, एंट्रम, जो कि सबसे मेजर पार्ट कवर करती है ग्राफियन फॉलिकल का। एंड इधर कहीं छोटे कोने में हमारा ओवम पड़ा हुआ होता है। अब जैसे ही एलएच सर्ज आता है, ये जो ग्राफिन फॉलिकल है ये रप्चर होगा और इसमें से ओवम जो है वो बाहर निकल जाएगा, एंड ये जो ग्राफिन फॉलिकल है कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। अगर
प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स। कॉर्पस एल्बिकन्स, एल्बिकन्स का मतलब होता है व्हाइट, ठीक है, और ल्यूटियम का होता है येलो कलर। तो एल्बिकन्स बेसिकली, जो कॉर्पस एल्बिकन होता है वो व्हाइट पिगमेंटेड सब्सटेंस होता है, सॉरी व्हाइट पिगमेंटेड दिखता है, एंड कॉर्पस ल्यूटियम येलो पिगमेंटेड दिखता है, इसलिए उनका नाम ही इस तरीके से रखा है। ठीक है। सो अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स, एंड जैसे ही कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट होता है ये, आपकी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो शेड ऑफ होना चालू हो जाती है। अब अगर प्रेगनेंसी होती तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता। क्या सिक्रीट करता? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है? डीजनरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम इन द एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन इज द कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। आई होप ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट्स नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज इन द ह्यूमन फीमेल एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। बिल्कुल सही है, आपका एक साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन चलता रहता है। ठीक है। इस तरीके से, आपका ये सबसे पहले आपका मेंस्ट्रुअल फेज आएगा, देन यू हैव अ सिक्रेटरी सॉरी प्रोलिफरेटिंग फेज, देन यू हैव अ सिक्रेटिंग फेज, देन अगेन यू हैव अ मेंस्ट्रुएटिंग फेज। तो ये पूरी साइकिल जो है मेनार्क से शुरू होके मेनोपॉज तक चलती रहती है, जब तक कि फीमेल 45 टू 50 इयर्स की नहीं हो जाती। एंड मेनार्क स्टार्ट्स विद आजकल 12 इयर्स से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। सो ये पूरी एक साइकिल बार-बार हर मंथ में होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रूज़। ठीक है। नाउ assertion और रीजन फिर से। सो द funnel shape part closer to the ovary is called fimbriae, and fimbriae helps in the collection of the ovum after the ovulation। अब मुझे ये बताओ, क्या आपका जो फिम्ब्रे है वो फनल शेप्ड होता है? नहीं। फिम्ब्रे आपके कैसे होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। कैसे होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था पूरे डायग्राम के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे ही एजर्शन गलत हो जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ रीजन की, तो रीजन तो सही है, क्योंकि फिम्ब्रे जो है वो ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं आफ्टर द ओव्यूलेशन। तो असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। Now, which of the following statements are true for the spermatogenesis but do not hold true for the oogenesis? अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो सही है लेकिन oogenesis के लिए गलत है? सो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड गैमीट। ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ द गैमीट अकर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, after the completion of the meiosis. Meiosis occurs continuously in a mitotically dividing stem cell. It is controlled by luteinizing and follicular stimulating hormones secreted by the anterior pituitary, and it is initiated at प्यूबर्टी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं oogenesis की, तो oogenesis जो है वो आपके बर्थ से पहले, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के टाइम पे ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो हमें स्टेटमेंट निकालना है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही। तो कंफ्यूज मत हो जाना, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इट इज इनिशिएटेड एट द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे ही स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। तो हमारा ई ऑप्शन में आ जाता है 1, 2 एंड 4। ठीक है। नाउ अगर अपन फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड गैमीट्स। तो ये तो स्टेटमेंट दोनों के लिए ही सही है। स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हैप्लॉइड गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, वहीं पे oogenesis में भी हैप्लॉइड गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट हम नहीं ले सकते। ऑल्दो ये स्टेटमेंट स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है, बट यहाँ पे पूछा गया कि सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो स्टेटमेंट सही हो, सिर्फ वही ऑप्शन चूज करना है। तो हम ए नहीं ले सकते। ठीक है। Now, differentiation of gamete occurs after the completion of meiosis. So, अगर मैं बात करूँ आपके गैमीट की, तो वहां पर मियोसिस के कंप्लीशन होने के बाद ही डिफरेंशिएशन होगा।
तो ये स्टेटमेंट स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है। मियोसिस अकर कंटिन्यूअसली इन माइटोटिकली डिवाइडिंग सेल, ठीक है। सो मियोसिस जो है वो कंटिन्यूअसली आपके अकर होता रहता है, जो आपके सेल्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ये वाला स्टेटमेंट भी तो सही हो सकता है, बट ये स्टेटमेंट इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू रिलीज होता है, तो ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गया। तो बी सी ई इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये समझ में आया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ ऑफ द लाइफ oogenesis process is initiated। अभी अगर तुमने पिछला वाला क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा तो ये वाला आसानी से बता दोगे कि oogenesis जो है वो कब स्टार्ट होगा। तो इट स्टार्ट्स एट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज, ठीक है। एम्ब्रियोनिक जब डेवलप होता है तभी ये स्टार्ट हो जाता है। Now, which of the following hormone level will cause release of the ovum from the Graafian follicle? Again, जब आपने वो वाला क्वेश्चन जब सुना होगा मेरा, जब मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही थी एलएच का सर्ज आता है वो वगैरह, तो ये वाला भी क्वेश्चन आप आसानी से बता दोगे। अब लो कंसेंट्रेशन ऑफ एलएच रहेगा तो फर्स्ट सी बात है ओवम रिलीज नहीं होगा, क्योंकि एलएच सर्ज सबसे ज्यादा एलएच जब प्रोड्यूस होता है तभी आपका रिलीज होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। देन अगर एफएसएच जो है वो भी आपका लो कंसंट्रेशन रहेगा तब भी वो रिलीज नहीं होता, क्योंकि जब आप ग्राफ देखोगे उस पर्टिकुलर एनसीईआरटी का, तो वहां पर जब 14th डे पे एलएच पीक पे होता है एंड हल्का सा आपका जो एफएसएच है उसकी भी पीक आती है, ज्यादा नहीं पर थोड़ी सी, ठीक है, एलएच सर्ज से पहले, ठीक। सो एफएसएच का भी कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ होता है, तो ये भी नहीं होगा। नाउ हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। अब प्रोजेस्टेरॉन का भी कंसंट्रेशन ज्यादा ही होता है जब आपका ओव्यूलेशन हो रहा होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ईस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो, सॉरी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन भी प्रेजेंट नहीं होता एट द टाइम ऑफ द ओव्यूलेशन, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन की वजह से आपका ओव्यूलेशन हो सकता है, ठीक। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको अगेन मैच द फॉलोइंग दे रखा है। अब प्लेसेंटा क्या सिक्रीट करता है? एचसीजी, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। तो ए का क्या हो गया? सेकंड। ए का सेकंड इज इन थर्ड एंड फोर्थ। नाउ जोना पैलिसिडा क्या है? ये ओवम की लेयर है, तो बी का 3। सो बी का 3, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है एंड इसका मेन काम होता है कि ये जो भी आपका पेनिस है उसको लुब्रिकेट करता है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। द लेडिक सेल आपके एंड्रोजन सिक्रेट करते हैं, अपन पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करते आए हैं, ठीक है। सो डी का फर्स्ट, तो सही आंसर क्या हो गया? थर्ड। Now moving towards the next question. Now we have that particular question जिसमें अपन को स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन का मतलब समझ में आएगा, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं स्पर्मियोजेनेसिस की, तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजोआ वो होते हैं जब स्पर्म में टेल का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। टेल का डेवलपमेंट हो जाता है। अब टेल में आपके सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, डिस्टल सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, ठीक है, इलोंगेटेड फॉर्म में, ठीक। वहीं पे स्पर्मिएशन का मतलब होता है कि जो भी स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस हुआ है अब वो सर्टोली सेल्स में जब एम्बेडेड रहता है न्यूट्रिशन गेन करने के लिए, वो रिलीज कर दिया जाए थ्रू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो वी हैव थ्री टर्म्स: स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। Spermatogenesis is wholesome process of the formation of sperm. वहीं पे spermiogenesis is a part of spermatogenesis जिसमें spermatozoa का formation होता है, जिसमें tail का formation होता है, ठीक है।
फ्रॉम दी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, वहीं पे स्पर्मिएशन का मतलब होता है कि जो भी स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड था उसका रिलीज होना। ठीक, सो सही आंसर क्या हो गया? फोर्थ। नाउ आगे चलते हैं। सो प्रोलिफेरेटिव फेज की अगर अपन बात करें तो प्रोलिफेरेटिव फेज मतलब वहां पर सेल्स का डिवीजन हो रहा है, सेल्स का डिवीजन हो रहा है। अब सेल्स का डिवीजन कब होगा? सेल्स का डिवीजन होगा जब आपका जैसे अगर मैं बोलूं फॉलिक्यूलर फेज यानी कि जब आपका जो ओवम है उसका भी प्रोडक्शन होगा। ठीक है, सो ए का क्या हो गया? टू। अब सिक्रीटरी फेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सिक्रीशन होगा हार्मोन का, तो उससे बोलते हैं ल्यूटियल फेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट होता है फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम। तो बी का थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ए का टू, बी का थर्ड, ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है, आई होप इट, सॉरी, ऑप्शन नंबर थ्री। ठीक, एंड मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। सो थर्ड। नाउ कैपेसिटेशन अकर्स इन, कैपेसिटेशन कहाँ होता है? ये भी एनसीईआरटी का ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑल्दो तुम लोगों को थोड़ा सा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, बट आ जाएगा। ओके, सो अगर मैं बात करूं कैपेसिटेशन की, तो कैपेसिटेशन इज बेसिकली आपकी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से जो स्पर्म होता है वो प्रिपेयर होता है। ठीक है, ताकि वो एग को फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो हो सके। ठीक, और ये कहाँ होता है? ये कैपेसिटेशन प्रोसेस होती है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाउ सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। LH एंड FSH ट्रिगर्स द ओव्यूलेशन इन ओवरी, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, LH एंड FSH डिक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज। LH ट्रिगर सिक्रीशन ऑफ द एंड्रोजन फ्रॉम द लेडिक सेल, बिल्कुल सही है। FSH स्टिमुलेट सर्टोली सेल्स विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, तो ये भी सही है। गलत क्या हो गया? सेकंड। ठीक है, एलएच और एफएसएच फॉलिक्यूलर फेज में डिक्रीज नहीं होता, कि अगर ये डिक्रीज हो रहा होता तो हमारे फॉलिक्यूल्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ठीक, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग है अगेन। अगर मैं मॉन्स प्यूबिस की बात करूं, सो इट्स अ फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। ठीक है, सो ए का थर्ड वी हैव टू ऑप्शन, टू एंड थ्री। देन एंट्रम, अगर तुम ध्यान दिया हो पिछले वाले क्वेश्चंस में तो मैंने बताया था एंट्रम इज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल। तो वो कहाँ प्रेजेंट होती है? ग्राफिन फॉलिकल में। सो बी का फोर, सो आंसर क्या हो गया? सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो इसी तरीके से अपन ने मैक्सिमम पार्ट जो है वो कब कवर कर लिया है, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो कवर कर दिया है। ठीक है, जितना ज़रूरी था, जितना समझाना था इस टॉपिक से उतना मैंने समझा दिया, बिकॉज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से वी हैव टू और वन क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसी पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इन जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस उठाए हैं। तो आई होप आज का जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया होगा एंड तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।